नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये जो मई का महीना चल रहा है, ये यकीन मानिए अगर आपको सीरियसली मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय है आपके लिए। इससे ज़्यादा क्रूशियल महीना पूरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बीच का है। इसके पश्चात आप पीटी की तैयारी में लग जाएंगे जून से, और जून से 100% पीटी नहीं करना है, मतलब 1-2 टेस्ट लगा लेना है। उसके पश्चात से पढ़ना पड़ेगा आपको ज़्यादा। अभी भी तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट को और करंट अफेयर को जितना डीप में जाकर आप पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए जून से। नहीं तो फिर आप जब पेपर वगैरह लगाएंगे तो आपको ही टेंशन होगा, फिर आप भागेंगे। पैनिक होता है बच्चों के अंदर कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सवाल नहीं बन रहे। नहीं बनेंगे आपसे टेस्ट सीरीज़ में सवाल, है ना। और आपको एडुटेरिया और फलाना ठिकाना के जो टेस्ट सीरीज आते हैं, ज़रा उनको ध्यान से देख लीजिएगा कि 69 के बेसिस पर है भी या नहीं है। अगर नहीं हो तो फिर उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हो उस लायक तभी उठाइएगा। ज़रूरी नहीं कि कठिन सवाल है तो बीपीएससी लायक हो गया और कठिन नहीं है तो बीपीएससी लायक नहीं हुआ। पैटर्न होता है, एक स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, एलिमिनेशन है कि नहीं, उसमें ऑप्शन सही दिए हुए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो रिवीजन सही से कर लीजिएगा मई महीना में, और जून से पीटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको और मेंस की भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वगैरह जो भी सेट जो करें, कम से कम 3 बार उसको ज़रूर रिवीजन करें। नहीं तो मत कीजिए, सेट लगाने का फिर कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। अगर आप सेट को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेट का एकमात्र मोटिव होता है, पहला है कि आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा, और दूसरा होता है रिवीजन और नए जो फैक्ट सीखते हैं वो। एक टेस्ट में हो सकता है आपका 20 नंबर आ रहा हो, लेकिन आप पीटी में क्वालिफाई कर जाएं। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई मेल जोल होता ही नहीं है। पीटी में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, टेस्ट में अगर ख़राब भी आ रहे हैं तो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप मेरी बात, मैं सब कुछ क्लियर बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगाए जाते हैं वो सभी डीप में जाकर कई बार सवाल बना देते हैं, जिसके कारण से दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को। जबकि बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एग्ज़ाम में बेसिक से सवाल अधिक पूछे जाते हैं, आसान टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते हैं और गहराई में जाकर पढ़ते रहते हैं, इसलिए भी आपके एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है। दूसरा होता है प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर में भी आप दिक्कत करते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रेशर को मैनेज करना सीखिएगा, और दूसरा सीखिएगा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा रिवीजन। अगर टेस्ट लगाते हैं, वैसे तो अभी नहीं लगाना चाहिए आपको, अगर लगाते हैं तो यही 3 चीज़ पर ध्यान रखिएगा, और टाइम मैनेज जितना अच्छा से करेंगे वो सही रहेगा आपके लिए। चलिए देखिए हेडलाइन क्या है। पता ही होगा आपको कि एयरफोर्स के जो कॉन्वॉय था उस पर अटैक हुआ था। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में, और पूंछ का जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, वहीं पर अटैक किया गया था, जिसमें एक एयरफोर्स पर्सन की मृत्यु भी हो गई, शहीद हो गए हैं वो। और उसके पश्चात से वहाँ पर सर्च ऑपरेशन वगैरह चालू है, और आगे का जो भी आएगा वो न्यूज़ पता चल जाएगा आपको। इसमें हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो नहीं है। दुख होता है जब किसी सिक्योरिटी पर्सन की इस तरह से मृत्यु होती है। तो अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि कैंपेन एंड हो गया है 94 लोकसभा सीटों में, और यहाँ पर प्रचार बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। तो ये है न्यूज़। अपने लिए मुख्य रूप से आज के जो पेपर में न्यूज़ था वो है आपका, कम ही न्यूज़ था, और उसमें से कौन सा है? वो है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। इस डैम को हम लोग समझेंगे कि ये डैम जो है ये क्यों चर्चा में है और इसको लेकर विवाद क्यों है। 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और एक है आपका केरल। तो केरल में बना हुआ ये, लेकिन इसका देखरेख और जो देखने का काम होता है वो किसके तहत है? तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। अब इसी को लेकर केरला गवर्नमेंट जो है ये मुल्ला पेरियार डैम को बाधित कर रही है, रोक रही है या कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है। तो इसके विवाद को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है भाई मुल्ला पेरियार बांध का महत्व क्या है। और 122 साल पुराना बांध है ये, 122 साल पुराना बांध है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 की भी चर्चा की गई है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि जो केरल की गवर्नमेंट है वो इसके मेंटेनेंस में अड़चन डाल रही है और मेंटेनेंस सही से नहीं करने दे रही है। तो मुल्ला पेरियार डैम को तो समझेंगे, लेकिन WHO का एक रिपोर्ट आया है जो आज के मुख्य न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे। WHO का एक रिपोर्ट किसको है? तो वैश्विक टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर एक रिपोर्ट है। वैश्विक टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है
जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, देखते हैं। उसके पश्चात मुल्ला पेरियार डैम की बात करेंगे। उसके बाद से एक महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व चर्चा में है, उसकी बात भी करेंगे हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं WHO का रिपोर्ट। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको PDF चाहिए तो पेड PDF ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ में आंसर राइटिंग भी आपको मिल जाता है। जैसे GS2 का भी आंसर राइटिंग चल रहा है और साथ में करंट अफेयर और मिसलिनियस का चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सवाल मैं पोस्ट करता हूं तो आप देख ही सकते हैं। चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो चैनल पर 299 का आपको ज्वाइन करते हैं उससे भी आपका हो जाएगा। आप वहां पर ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए और बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग 6 मंथ से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। रिवीजन करते समय जब भी आप रिवीजन शुरू करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आज तक आपने जितने भी आंसर लिखे हैं, GS1, GS2, करंट अफेयर या जहाँ से भी जो भी लिखा है, मुझसे नहीं भी जुड़े हुए तो भी अगर आपने कहीं से भी कोई लिखा है, किसी कोचिंग में ही लिखा है, उसको सबसे पहले रिवाइज़ कीजिएगा। वो आपका सबसे शानदार होगा, क्योंकि आंसर जो आपने लिखा उसमें आपके अपने इनपुट होंगे, किताब के होंगे। उसको सबसे पहले रिवाइज़ कीजिएगा, मानिएगा मेरी बात को। उसके पश्चात सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिएगा। अगर आपने अपने सारे आंसर लिखे हुए को रिवाइज कर लिया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं रिपोर्ट को देखते हैं। देखिए क्या है कि वैश्विक टीकाकरण पर WHO की रिपोर्ट है। सबसे पहला फैक्ट तो यही पूछेगा कि ये वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। WHO का अध्ययन से पता चला है कि 50 वर्षों में 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है टीकाकरण के माध्यम से। और आपको पता है कि कोविशील्ड के बाद से कोविशील्ड में रेयर, मैं हर बार बताता हूँ आपको, रेयर है ये। रेयर मतलब लाख में से किसी एक व्यक्ति में हो सकता है या उससे भी कम, कि रक्त का थक्का जमने की जो समस्या आ रही थी। ये कोई अफवाह नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। कई सारे लोग हर चीज़ में अफवाह ढूंढ लेते हैं। ये प्रोपेगेंडा अफवाह नहीं है, ना ही जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में जब कोई टीका बनाया जाता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट रह जाते हैं, वो भी कुछ लोगों पर। तो ऐसा उम्मीद कि ऐसा जो जिस कंपनी ने बताया उसने क्या बोला था ब्रिटेन की अदालत में कि कोविशील्ड वैक्सीन के कारण से, एस्ट्राजेनिका जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके कारण से रक्त में थक्के बन सकते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़ है वो, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, उस डिजीज़ का जो मैंने नाम बताया था अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। मई 2024 होने वाले टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ से पूरे विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर जारी की गई थी। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, अब यहीं से आपसे सवाल पूछेगा। BPSC सवाल पूछती है वैश्विक रिपोर्टों से, डायरेक्ट पूछ लेती है। मान लीजिए यही पूछ ले कि WHO का हाल ही में जारी किया गया वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, उसके तथ्यों सहित। तो उसके तथ्य पहले आपको लिखने पड़ेंगे, फिर अपने विचार देने पड़ेंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि शिशुओं के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण का योगदान किसी भी स्वास्थ्य योजना से अधिक है। खसरा टीकाकरण 1974 के बाद से बचाए गए अनुमानित 15 करोड़ 40 लाख लोगों में से अनुमानित 9 करोड़ 40 लाख लोगों को खसरा का टीका लगाया गया था, लेकिन अभी भी 3 करोड़ 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 2022 के बाद से खसरा का टीका लेने से चूक गए हैं। वर्तमान में खसरे के टीके की पहली खुराक वैश्विक कवरेज का 83% है, दूसरा खुराक का जो कवरेज है 74%। अब ये क्या मतलब बनता है भाई, फर्स्ट डोज जो आपने लिया था कोरोना का वैक्सीन का तो उसका कवरेज 83% है, यानी कि 100 में से 83 लोगों ने ले लिया उसका डोज। दूसरा डोज मात्र 74 लोगों ने लिया, यही इसका तात्पर्य है कहने का। तो खसरे के टीके के लिए यही एक तात्पर्य है इसका कहने का। अधिक संख्या में इसके प्रसार में योगदान हुआ है। समुदाय को संक्रमण से बचाने के लिए खसरा के टीके की 2 खुराक के द्वारा 95% या उससे अधिक का कवरेज आवश्यक है, और इसी को हमें प्राप्त करना है। अगर हमें सभी को बचाना है तो 95% दूसरे डोज का भी कवरेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। यह संख्या टीकाकरण द्वारा बचाए गए कुल जीवन का 60% है और भविष्य होने वाली मृत्यु को रोकने में टीका संभवतः शीर्ष योगदानकर्ता बना रहेगा। DPT वैक्सीन के लिए कवरेज EPI के शुरू होने से पूर्व विश्व स्तर पर 5% से कम शिशुओं को नियमित टीकाकरण तक पहुंची थी। आज कुल 84% शिशुओं को डिप्थीरिया, टेटनस, पार्टोसिस जैसे टीके की 3 खुराक के साथ सुरक्षित किया जाता है। ये जो 3 टीका होता है ये सबसे सामान्य में से एक है और ये सभी को ही लगाया जाता है। आपने भी सुना होगा भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम चलता है। DTP मनुष्य में 3 संक्रमण डिप्थीरिया, पर्टुसिस या काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए दिए गए संयुक्त टीका के एक वर्ग को संदर्भित करता है। इसको क्या कहा जाता है? DTP का टीका
लग चुका है। तो उसमें यही 3 टीका शामिल होते हैं। इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर सबसे बड़ा चैलेंज होता है सामाजिक रूप से, तो शिशु मृत्यु दर में इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। और बहुत सारी बीमारियों के साथ टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस, खसरा, मेनिजाइटिस ए, पार्टिसिस, न्यूमोकोकल रोग, पोलियो, सभी जो हैं इनमें 40% की कमी देखी गई है। 40% बहुत ज़्यादा होता है, 40% की कमी देखी गई है। विगत 50 वर्षों में अफ्रीका क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर में 50% अधिक की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में 50% ज़्यादा की कमी आई अफ्रीका में। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। रोग का उन्मूलन और रोकथाम 1988 के बाद से वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले में 99% से अधिक की कमी आई है। वाइल्ड पोलियो के 3 उपभेदों वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 का उन्मूलन 1999 में कर दिया गया था। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन 2020 में कर दिया गया है। यही आपसे पूछ लेगा VVI, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कब किसका उन्मूलन किया गया। WHO द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ये उस दिन मैंने आपसे लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कमेंट करके। मलेरिया और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीके इन बीमारियों की रोकथाम में अत्यधिक प्रभावी रहे हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य में लाभ, टीकाकरण के माध्यम से बचाए गए प्रत्येक जीवन के लिए औसतन 66 वर्षों तक पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। टीकाकरण इसलिए आवश्यक होता है और इसीलिए सभी बच्चों को टीका भी भारत में भी लगाया जाता है। 5 दशकों में कुल 10.2 बिलियन पूर्ण स्वास्थ्य वर्ष प्राप्त हुए हैं। ये टोटल एवरेज जितने लोगों को प्राप्त हुआ है हेल्दी जीवन, उनको जोड़ कर ये बताया गया है। तो एवरेज जो उम्र होता है, जीवन प्रत्याशा होती है, शिशु मृत्यु दर होता है, इन सभी में सुधार का काम DPT ने किया है या अलग अलग टीकाकरण ने किया है। ऐसा किसका मानना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है। भारत में टीकाकरण की स्थिति क्या है वर्तमान में? भारत का टीकाकरण कार्यक्रम UPI, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दुनिया के सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रोग्राम में से एक है ये। UIP के तहत भारत में 30 मिलियन से अधिक गर्भवती महिला, 27 मिलियन से बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। मिलियन में है ये आंकड़ा। एक बच्चे को पूरी तरह से प्रतिरक्षित माना जाता है यदि उसे जीवन के पहले वर्ष के भीतर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक टीके लगा दिए जाते हैं। बच्चों का एक कार्ड मेंटेन होता है, आपने देखा होगा कि उस पर कौन कौन से टीके लगे हैं उसको टिक किया जाता है। हर एक महीने में उसको रुलाने के लिए डॉक्टर आ जाता है। तो वो क्या है? वो इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था। 2015 में मातृ और शिशुओं से संबंधित टेटनस को समाप्त कर दिया गया था। देश भर में नए टीका उपलब्ध करवाए गए हैं, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और खसरा रूबेला, ये सब वैक्सीन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। यूनिसेफ क्या कहता है? भारत में केवल 65% बच्चों का उनके जीवन प्रथम वर्ष के दौरान पूर्ण टीकाकरण होता है। ये आंकड़ा हमारे लिए सही नहीं है। 65 नहीं, ये कम से कम 99% होना चाहिए। अभी भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे वंचित हैं, नहीं लग पाता है टीका। वैसे क्या लगना ज़रूरी है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। टीका दरअसल में करता क्या है, उसी वायरस का कोई प्रतिरूप या उस बैक्टीरिया कोई प्रतिरूप आपके शरीर में डाल देता है और आपका शरीर उस वायरस के या उस बैक्टीरिया का अनुरूप खुद को ढाल लेता है। अगर भविष्य में उस वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है आपके शरीर पर, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र पहले से ही तैयार है। और आजकल का दौर अगर देखेंगे तो अगर आपके आस पड़ोस में सभी लोगों ने टीका लगवाया हुआ है और अगर आप नहीं लगवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका नुकसान होता। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि इन वायरस या बैक्टीरिया के अटैक बढ़ गए हैं। पहले की तुलना में बीमारियां अब ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा लोग उससे खतरे से करीब में होते हैं, मतलब खतरा उन पर होता है। तो इसीलिए अगर आप टीकाकरण में शामिल नहीं होते हैं तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा नवीनतम WEUE-NIC, WHO, यूनिसेफ, इन दोनों का है एस्टीमेट्स नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज। अनुमानों के अनुसार भारत में 2021 में 207 मिलियन से 2022 में शून्य खुराक ZD बच्चों की संख्या को सफलतापूर्वक घटा के 1.1 मिलियन कर दिया है, जिसमें जीवन रक्षक टीकाकरण वाला अतिरिक्त 1.6 मिलियन बच्चों को शामिल किया गया है। इतने सारे आंकड़ों के साथ डिटेल में पॉइंट्स वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। वो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इस पर लेखन कर सकें, लिख सकें, समझ सकें। अगर PT पूछता है, PT आंसर राइटिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कभी इस चीज़ को समझते नहीं हैं बच्चे लोग। आपको पता है ऐसे ऐसे बच्चों को मैसेज आते हैं, मैं 1 मिनट बस लूँगा, जिन्होंने अभी तक पॉलिटी कंप्लीट नहीं किया है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तक कंप्लीट नहीं किया है,
और टेस्ट सीरीज खरीदने पर लगे हुए हैं। रोज़ मैसेज करते किसका टेस्ट सीरीज अच्छा है किसका नहीं। अरे मुझे क्या पता किसका अच्छा है किसका नहीं। ऐसी गलती बार बार वही गलती कर रहे हैं जो 67 में किया था, बिना पढ़े टेस्ट लगा रहे। 68 में भी वही किया, बिना पढ़े लिखे टेस्ट लगा रहे। 69 में भी वही किया, बिना पढ़े लिखे टेस्ट लगा रहे। फिर से वही कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं निकलेगा इसका। एक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है 3 बार रिवीजन। 50 सवाल को अगर किसी ने 3 बार रिवाइज किया है और किसी ने 400 सवाल को एक बार लगाया है तो 400 सवाल वाला कुछ नहीं कर सकेगा एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा और बोल्ड तरीके से, साफ तरीके से क्या बोलूँ मैं आपको कि पढ़ना और रिवीजन सबसे पहले ज़रूरी होता है, टेस्ट उसके बाद में आता है। ना चले टेस्ट लेकर टेस्ट लगाना, टेस्ट लगाना, टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाना है, कुछ नहीं होने जाना उससे, यकीन मानिए। लगाने का पर्पस भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस तरह के टॉपिक जो आते हैं, आपको लग रहा होगा इसमें से क्या पूछेगा। भारत के जो यूनिवर्सल जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसी के बारे में स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं। यकीन मानिए आपको दिन में तारे दिख जाएंगे। आसान नहीं है ये सब टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नवीनतम ये प्रोग्राम किसका है, तो इसमें 2 संस्था है, आपको दिख ही रहा होगा, यूनिसेफ है और WHO है। दोनों ने मिलकर एक अध्ययन किया जिसमें बताया गया है सोनी खुराक उन बच्चों को संदर्भित करता है जो कोई नियमित टीकाकरण प्राप्त करने में विफल रहे हैं। अब यही स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे, आप फिर वहाँ पर क्या सोचेंगे बताइए मुझे। सोनी खुराक का क्या तात्पर्य होता है। जेडडी के 63% बच्चे 5 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। मैप बनाइए भारत का, कहाँ पर है ये। मुख्य रूप से उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं। बिहार, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 0 खुराक वाले बच्चे। शून्य खुराक का क्या तात्पर्य, क्या भोजन से तात्पर्य होता है क्या, टीकाकरण से तात्पर्य होता है। सीधा सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से शून्य खुराक से संबंधित बच्चों का क्या तात्पर्य होता है। फिर वहाँ पर देखेंगे मिशन इंद्रधनुष को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में UIP के तहत सभी गैर टीकाकृत व आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों का टीकाकरण करने के उद्देश्य शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष को शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए तीव्र मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। अन्य सहायक उपाय इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया, EVIN। ये शानदार सा पहल है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जाता है। नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाया गया। चुनौती क्या है, पहुँच की कमी है। अभी भी बहुत सारे बच्चों तक टीकाकरण नहीं पहुँच रहा है। भारत सहित 10 देशों निवास करते हैं। जो WHO का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 20.5 मिलियन बच्चे, 60% बच्चे हैं जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है और ये इनमें बच्चों में भारत में भी संख्या काफ़ी अधिक है। संक्रामक रोगों से मृत्यु या बाल मृत्यु दर रुग्णता की वृद्धि में योगदान देता है। लगभग 10 लाख बच्चों को अपनी 5 वर्ष की आयु सीमा के प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज भी। स्तनपान टीकाकरण उपचार तक पहुंच ऐसे कुछ कार्य हैं जिनमें से कई मौतों को बचने में सहायक कर सकते हैं। पूर्ण कवरेज लक्ष्य अभी भी प्राप्त करना बाकी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार देश में टीकाकरण का पूर्ण कवरेज 76.1% है। इसका मतलब है कि हर 4 में से 1 बच्चा आवश्यक टीकों से वंचित है। यूनिवर्सल जो टीकाकरण प्रोग्राम है वो क्या है। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1978 में अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये दिया हुआ है, बाकी बुक में जल्दी नहीं मिलता है ये चीज़। 1978 में ये चीज़ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में शुरू किया गया था। 1985 में जब इसका दायरा शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ा तो इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हमेशा इसका एक अभिन्न अंग रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न अंग क्या है, तो वो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। परीक्षा UIP के तहत 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण मुफ्त में प्रदान किया जाता है। 12 वैक्सीन है। 12 में से कई बार नाम पूछ लेता है, अगर उसको सबसे कठिन सवाल बनाना होगा तो इनको याद कर लीजिएगा। अगर संभव हो तो 2-4 भी याद कर लेंगे तो वहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे आप। टीकाकरण से संबंधित प्रमुख वैश्विक पहल कौन कौन से हैं। टीकाकरण एजेंडा 2030 है। विश्व टीकाकरण सप्ताह है। टीकाकरण और विस्तारित कार्यक्रम भी है। EPI का स्थापना 1974 में विश्व स्वास्थ्य द्वारा की गई थी। EPI का मूल लक्ष्य सभी बच्चों को डिप्थीरिया, खसरा और पार्टोसिस, पोलियो, टेटनस, तपेदिक चेचक एकमात्र मानव रोग
जो अब तक समाप्त हो चुका है, के खिलाफ टीकाकरण करना था। इसको ध्यान में रखिएगा। इनमें 13 बीमारियों के टीकाकरण के लिए सार्वभौमिक सिफारिशें हैं। अन्य 17 बीमारियों के लिए संदर्भ विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं, जो बच्चों से आगे किशोर और वयस्कों तक टीकाकरण की पहुंच पर विस्तार करता है। टीकाकरण WHO का रिपोर्ट। भारत को मैंने जानबूझकर इंक्लूड किया क्योंकि मैं केवल WHO को पढ़ा के आगे बढ़ सकता था, लेकिन आपसे सवाल WHO वाला मेन से पूछा जाएगा, लेकिन भारत वाला आपसे PT में भी पूछा जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर कोई योजना मास के लिए है, बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए, जैसे कौन सी हो सकती है, जैसे आयुष्मान भारत है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जैसे स्पेस से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम हो, जैसे महिलाओं से जुड़ा हुआ हो या बच्चों से जुड़ा हुआ हो और सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस तरह के एक्ट कब लाए गए, कब ये योजना आई, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 साल पहले की भी योजना आपसे आज पूछा जा सकता है। फिर आप बोलते हैं कि ये करंट अफेयर में कहाँ चर्चा में था, कहीं चर्चा में नहीं होता है, कहीं पर सब टॉपिक में आया था। अब नेशनल जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में आया था, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर मास को प्रभावित करता, हमेशा चर्चा में रहता है, जानबूझकर मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चर्चा में रहता है। और उससे सवाल आज पूछा जा सकता है 2024 में। क्यों पूछा जा सकता है भाई? 2013 में आया, वो क्यों पूछेगा? क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करता है। मनरेगा कब आया? 2005-06 के आसपास आया था। आज पूछा जा सकता है क्यों, हमेशा चर्चा में रहता है और बहुत बड़ी योजना है ये। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? आपसे पूछा गया 67वीं BPSC में। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर मास को प्रभावित करता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लाया गया था? सर्च कीजिएगा ज़रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुल्ला पेरियार बांध को समझते हैं। लगभग 126 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले मुल्लियार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। मुल्लियार और पेरियार नदी की खासियत क्या है? पेरियार नदी बाकी जो सारी नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, उनसे अलग कैसे है? चलिए देखते हैं, कुछ काम आप भी तो कीजिए। इस बांध की लंबाई 365.85 मीटर और ऊंचाई 53.66 मीटर है। बहुत बड़ा डैम है। केरल और तमिलनाडु के इकोनॉमी का रीढ़ भी है ये डैम, बहुत बड़ा डैम है। बांध का स्वामित्व संचालन रखरखाव तमिलनाडु के पास है, लेकिन है कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है? आप बहुत सारे लोग आज पता चला होगा कि यूपी में कोई बांध है, अब बिहार देखरेख करता है, उसका प्रशासन बिहार के पास में है। ऐसा हो सकता है क्या? अपने ही देश में ऐसा होता है। कहाँ पर? केरल में ऐसा हुआ है और बहुत पहले से हो रखा है। 122 साल पुराना डैम है ये और केरल के इडुक्की ज़िले में है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना भारत का मैप, तो यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन दिखेगा और ट्राई जंक्शन के ठीक नीचे आपको केरल तमिलनाडु का इलाका दिखेगा। यहीं पर ये है बांध, जो है तो इडुक्की ज़िले में, लेकिन इसका प्रशासन कौन करता है? तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट है ना। इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि इसके रखरखाव और सेफ्टी के लिए हमें सही से काम नहीं करने दे रही केरल की सरकार। तमिलनाडु ने सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन सहित कई उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखा है। पेरियार नदी का मुख्य विशेषता क्या है? चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। पेरियार नदी 244 किलोमीटर लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने एक बार शानदार सवाल पूछा, हिस्ट्री से जोड़कर पूछती है यूपीएससी कई बार, किसको? तो ज्योग्राफी को। उसने पूछा, क्या पूछा कि भाई ये जो हम्पी शहर है, हम्पी शहर विजयनगर पढ़ा होगा आपने, हम्पी विजयनगर जो हम्पी शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो उसके सामने उसने गलत नदी दे दिया था, वैसे तुंगभद्रा नदी है। अब तुंगभद्रा किसकी सहायक है ये आप मुझे बताएंगे। तो जब भी इस तरह के सवाल पढ़ें तो उसको वर्तमान से और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ें। जैसे कावेरी नदी है, इसके तट पर कौन सा बड़ा ऐतिहासिक शहर स्थित है? तो बहुत सारे ऐतिहासिक शहर हैं कावेरी नदी के तट पर, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी से थोड़ा सा कनेक्ट किया कीजिए, ठीक है। इस केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह केरल राज्य की 12मासी नदियों में से एक है। केरल राज्य की 12मासी नदियों में से एक है ये, ठीक है। पेरियार नदी पश्चिम घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। पेरियार के मुख्य सहायक नदियां हैं मुथिरपुझा, मुल्लयार, चेरुथोनी, पेरिंजनकुट्टी, ये सभी इसके क्या हैं? तो सहायक नदियां हैं। ओके, विवाद क्या है? 1979 के अंत में बांध की संरचनात्मक स्थिरता विवाद उत्पन्न होने के बाद से केंद्रीय जल आयोग ने कि तत्कालीन अध्यक्ष केसी थॉमस की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल स्तर के 152 फीट के पूर्ण
जलाशय स्तर के मुकाबले 136 फीट तक कम किया जा सकता है ताकि तमिलनाडु सुदृढ़ीकरण को उपाय कर सके। जो जल भरा हुआ था बहुत ऊपर, तो उसको कम किया गया कि तमिलनाडु जो है इसके लिए काम कर सके, इसको थोड़ा सा सही से मरम्मत वगैरह कर सके। 2006 और 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जल स्तर 142 फीट तक बढ़ाया जाए, जिस स्तर तक तमिलनाडु ने पिछले वर्ष 2021 में भी पानी जमा किया था। लेकिन केरल की सरकार और अलग अलग जगहों पर मानती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें उत्तराखंड के चमोली में जैसा हादसा हुआ था उस तरह का हादसा न हो जाए, अचानक से फ्लैश फ्लड की सिचुएशन ना बन जाए। और भूस्खलन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, डैम भी काफ़ी पुराना हो गया है। इसलिए केरल की गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई साहब तमिलनाडु वाले, पानी तो आपको प्राप्त होता है, लेकिन अगर ये बांध टूटता है तो सबसे पहले हमारे लोग बहेंगे, फिर आप बहोगे। इसलिए थोड़ा सा अब इस पर ध्यान देना चाहिए। और मरम्मत वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसमें पानी कम रखिए। और देखिए 1 फीट अगर हाइट बढ़ाने से पानी का कितना बड़ा डैम है, तो उस डैम में कितना बड़ा हिस्सा पानी का बढ़ जाता होगा और उस डैम पर दबाव भी तो बनता होगा। इसलिए कुछ कंसर्न है, कंसर्न मैंने आपको समझाए हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए एक पॉइंट क्या है, 2014 के न्यायालय के फैसले ने पर्यवेक्षी समिति गठन और तमिलनाडु द्वारा शेष कार्य को पूरा करने का भी प्रावधान किया है। लेकिन हाल के वर्षों में केरल में भूस्खलन के साथ बांध को लेकर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि बांध स्थल के आसपास भूस्खलन की कोई रिपोर्ट तो नहीं मिली है, किंतु राज्य के अन्य हिस्सों में घटनाओं ने बांध के खिलाफ एक नए अभियान की शुरुआत की है। केरल सरकार ने प्रस्तावित किया कि मौजूदा बांध को बंद कर दिया जाए और एक नया बांध बनाया जाए। केरल सरकार ने बोला है देखिए हम लोगों कंसर्न के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस बांध को बंद करके नया बांध बनवा सकते हैं, क्योंकि बांध जो है वो 100 वर्षों से ज़्यादा पुराना हो गया है। ये विकल्प तमिलनाडु को पूरी तरह से स्वीकार नहीं है, जो शेष सुदृढ़ीकरण कार्य को पूरा करना चाहते हैं। जलस्तर को 152 फीट तक बहाल करना चाहते हैं, लेकिन तमिलनाडु बोलता है हम तो 152 फीट तक जल लेकर आएंगे मरम्मत कर करके। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे देश में प्रमुख बांधों की सुरक्षा संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। यह कुछ बांधों को सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र के अलावा बांध की विफलता संबंधित आपदाओं को रोकथाम के लिए कुछ बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव का भी प्रावधान करता है। कौन सा एक्ट कब लाया गया? 2021 में लाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट में से एक है ये। इस अधिनियम में उन बांधों को शामिल किया गया जिनकी ऊंचाई 15 मीटर अधिक है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 10 मीटर या 15 मीटर के बीच में स्थित है, उन सभी बांधों को शामिल किया गया। अब यही आपसे पूछ लेगा क्राइटेरिया क्या है। 2021 बांध सेफ्टी एक्ट के तहत देश में बने सभी बड़े छोटे बांध शामिल हैं। बिल्कुल गलत। जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, कुछ विशिष्ट परिस्थिति में 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में अगर है बांध की ऊंचाई, तो ही उनको शामिल किया जा सकता है। अगर 10 मीटर का ही बांध ऊंचा है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में ऊंची हो या 15 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो, तभी उनको डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं आपको, ये दिखना चाहिए। यही क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे। 2 राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण किया गया। इस एक्ट के तहत में बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति बनाया गया और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनाया गया, है ना। यह बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने, आवश्यक नियमों को सिफारिश करने का प्रयास करती है। सिफारिश यह नीतियों को लागू करने, 2 राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दे को हल करने का प्रयास करती है। NDSA एक नियामक संस्था होगी। 2 राज्य स्तरीय संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। ये 2 केंद्र स्तर की संस्था है। अब 2 राज्य स्तर की संस्था का भी निर्माण किया गया। कानून बांध पर राज्य बांध सुरक्षा संगठन, राज्य समितियों गठन की भी परिकल्पना की गई है, जो क्या करेगी? बांध का निर्माण, संचालन, रखरखाव, पर्यवेक्षक के बांध मालिकों की जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जो बांध के मालिक होंगे उन्हीं मालिक को पकड़ा जाएगा। यहाँ पर मालिक कौन है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। बांध सुरक्षा अधिनियम मुल्ला पेरियार को कैसे प्रभावित करता है? चूंकि यह अधिनियम निर्धारित करता है कि NDSA किसी भी ऐसे बांध के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाएगा जो किसी एक विशिष्ट राज्य में स्थित है, जबकि उसका उपयोग किसी दूसरे राज्य द्वारा भी किया जाता है। ऐसे मुल्ला पेरियार बांध NDSA के दायरे में आ जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि वह 2014 में अपने फैसले के बाद याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, बांध की सुरक्षा और रखरखाव का प्रभार लेने के लिए अपनी पर्यवेक्षी समिति की शक्तियों का विस्तार करने का विचार भी रखा है। विवाद क्या है? बांध सेफ्टी एक्ट क्या है? बांध सेफ्टी एक्ट किस प्रकार से काम करता है? ये केरल राज्य में है। और पेरियार नदी क्या है? पेरियार नदी की खासियत क्या है? मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर है? कितना मीटर ऊंचा है? कौन इसको प्रशासित करता है? कहाँ पर स्थित है? सब बता दिया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में टाइगर को रीएलोकेट किया जा रहा है
और महाराष्ट्र गियर अप फॉर टाइगर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलोक क्यों किया जा रहा है भाई, ट्रांसलोकेट क्यों किया जा रहा है, उनको इधर से उधर ले जाते हैं क्यों भाई? क्योंकि दरअसल में देखिए बात क्या है कि महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा गुरु, मैं लोकेशन दिखाऊंगा अभी आपको, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। लेकिन ये उन टाइगर रिजर्व में से एक है जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसीलिए महाराष्ट्र के ही दूसरे टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, यहाँ से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में एक मेल और एक फीमेल टाइगर को ले जाया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि देश में जो 5 टाइगर रिजर्व हैं उनमें टाइगर नहीं है, जिसमें एक है कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम और सतकोसी टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। ये जो अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं इनका नाम तो ज़रूर ध्यान रखिएगा राज्य के साथ में। और इनमें क्या है, इनमें एक भी टाइगर नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना जो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वहाँ से एक कपल टाइगर को, एक मेल और एक फीमेल टाइगर को सह्याद्री में शिफ्ट किया जाए, और जिससे क्या हो कि भाई सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर क्या रहे, तो वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बनी हुई रहे। इससे पहले आपको पता ही होगा कि इससे पहले क्या किया गया था, पेंच टाइगर रिजर्व जो है वहाँ से कुछ जो टाइगर हैं उनको भी महाराष्ट्र में रीएलोकेट किया गया था, ताकि सभी जगहों पर कहीं कहीं पर जैसे पेंच है और कान्हा है, इनमें ओवर पॉपुलेटेड भी हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइगर भी हो गए थे। जैसे उत्तराखंड में भी है राजा जी और ये सब जो इलाके हैं वहाँ पर भी टाइगरों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। तो टाइगरों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या है वहाँ से कम संख्या वाले इलाकों में इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में ही NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस चीज़ की अनुमति दे दी थी कि आप क्या कर सकते हैं, टाइगर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है इसको 2010 में नोटिफाइड किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का भाग है, अभी मैं दिखाऊंगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र का भाग है, जबकि ये ताडोबा है ये आपका ईस्टर्न महाराष्ट्र का भाग है। तो इसको अब ज़रा ध्यान रखिएगा। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, क्या बताएंगे कि लास्ट टाइगर सेंसस के हिसाब से भारत में कितने टाइगर वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। यूपीएससी ने एक बड़ा ही शानदार सा सवाल पूछा कि अधिकांश देश में जो टाइगर हैं, अधिकांश अपने देश में जो टाइगर हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। अब आप बताइए सोच कर ये सही है या गलत। ये टाइगर सेंसस से ही सवाल है, सवाल उसी टॉपिक से दिया जाएगा। आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, कितने ध्यान से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है गुरु। ओके, चलिए इनका लोकेशन मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिन जिन का मैंने नाम लिया है उन सब का नाम कृपया करके ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में टाइगर कॉरिडोर बनाने की बात भी की जा रही है, जिसमें काफ़ी सारे जो इन दोनों राज्यों के आस पड़ोस के टाइगर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो जुड़ जाएं और इनका आपस में कनेक्टिविटी हो जाए, जिससे टाइगर एक दूसरे जगह पर आवाजाही भी कर सकें और उनको लोकेट भी किया सके, पॉपुलेशन उनका सही रहे। ओके, अब इस कॉरिडोर में कुछ जगहों के नाम है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के नाम है, उनके भी नाम जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में ही है, राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आम्बोली रिजर्व फॉरेस्ट है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, महादेई, इसको तो जरूर ध्यान रखिएगा। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में है। इन सभी को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं लोकेशन को, देखते हैं कि लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है लोकेशन। देखिए महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, और यहाँ पर है सह्याद्री, यहाँ पर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहाँ से यहाँ इसको रीलोकेट किया जाएगा, यहाँ से यहाँ किया जाएगा। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये कर्नाटक राज्य है, और इसी पूरे इलाके में क्या बनाया जाएगा, तो एक टाइगर को लेकर कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिससे आस पड़ोस के सभी टाइगर रिजर्व, जितने भी आस पड़ोस के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वहाँ पर क्या हो सके, टाइगर के पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सके और बैलेंस किया जा सके। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर पाए जाते हैं अपने देश में। और टाइगर का जो मैंने नंबर पूछा है आपसे वो आप मुझे बताएंगे। एक बड़ा ही अद्भुत सा चीज़ लोगों ने देखा, और क्या था वो? देखिए इस जानवर को, इसके चेहरे पर आपको यहाँ पर घाव दिख रहा है, इसने अपना इलाज किया खुद से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,
इसने एक विशिष्ट प्रकार के पौधे को खाया, जिसके बाद से इसका जो घाव है वो ठीक हो गया। ये कई सारे जानवरों में पाया जाता है और मनुष्य का जो इवोल्यूशन का थ्योरी है, इसमें भी हम जो मानते हैं कि हम चिंपैंजी या अलग अलग जो जानवर हैं उससे विकसित होकर आए हैं, तो उसमें भी यही माना जाता है कि मनुष्य ने भी पहली बार कब सोचा होगा कि मुझे ये घाव हो गया है तो मैं ये चीज़ खाऊं तो सही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सोच होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सोच होती है। कब पहली बार इस तरह की चीज़ें आई होंगी मन में कि शरीर में कुछ घाव है तो कुछ खाने से ये ठीक हो सकता है। और अगर इंसानों के मन में आया और इस जानवर के भी मन में है, तो यानी कुछ जानवर में भी सोचने समझने की क्षमता अच्छी खासी पाई जाती है। देखिए क्या है, सुमात्रा इंडोनेशिया में राकस नामक एक ओरंगुटान, ये ओरंगुटान कहा जाता है इस जानवर को, उन्हें चेहरे के घाव का इलाज अकर कुनिंग यानी कि फाइब्रेया टिनकोटरिया नामक औषधीय पौधे से किया है। और ये जो जानवर है ओरंगुटान, इसने अपना इलाज कर लिया इस पौधे को खाने के बाद से। इंटरनेट पर बहुत वायरल था ये। किसी घाव का इलाज करने के लिए औषधीय गुणों वाले उपकरण का उपयोग करने वाले एक ग्रेट ऐप का यह पहला प्रलेखित उदाहरण है। जो ग्रेट ऐप्स का समूह है उसका ये पहला उदाहरण देखते हुए घाव को सही करने के लिए अपने आस पड़ोस की वस्तुओं का, पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से मानव करता है। यह पौधा अपने जीवाणुरोधी, सूजन रोधी और कवक रोधी गुणों के लिए जाना जाता है और उतने सारे पौधों में से जाके इस जानवर ने उसी पौधे को खाया और उसके खाने के बाद उसका घाव जो है वो रिकवर कर गया। राकस के व्यवहार से पता चलता है कि घाव का भाव, इसको राकस भी कहा जाता है, वो उपचार मनुष्य और ओरंगुटान के सामान्य पूर्वजों में उत्पन्न हुआ होगा। मनुष्य और ओरंगुटान के सामान्य जो पूर्वज होंगे, घाव को उपचार करने का जो सोच है सबसे पहली बार वहीं पर उत्पन्न हुआ होगा। ग्रेट ऐप प्राइमेर सुपर फैमिली होमिनाइड के भीतर टेक्सोनोमिक परिवार होमिनिडे से संबंधित है। ग्रेट ऐप जो है ये, इसके बारे में बताया जा रहा है। बोनोबो, चिंपैंजी, पूर्वी गोरिल्ला, पश्चिमी गोरिल्ला और ओरंगुटान, ये सभी जो हैं उनके बड़े आकार तथा मानव जैसी विशेषताओं के कारण इन्हें ग्रेट ऐप कहा जाता है। ये जितने भी हैं, जितनों का नाम लिया गया है, इनको ग्रेट ऐप्स कहा जाता है। ग्रेट ऐप्स तो मूवी है हॉलीवुड का, देखा होगा अगर आपने। ये है जिसने अपना इलाज किया, किस पौधे को खाकर किया, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और पीसीएस को बड़ा शौक है कि इंटरनेट पर वायरल रहने वाली चीज़ों के बारे में पूछ ले, है ना। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ओके। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।